शानदार ट्रेड्स में आपका स्वागत है। वीरू और मैं इस कार्यक्रम को पहुंचाएंगे आप तक, और आज हमारे साथ होंगे राजेश सतपुते और आशीष बहेती, जो पिछले शो से बने हुए हमारे साथ। दो और टेक्निकल एनालिस्ट को हम जोड़ेंगे, 5paisa.com के रुचित जैन और सेंट्रम ब्रोकिंग के नीलेश जैन जुड़ेंगे शो में थोड़ी ही देर में। और बाजार की बड़ी तस्वीर समझने के लिए बिग मार्केट वॉइसेस में आज हमारे साथ होंगे इन्वेस्को म्यूचुअल फंड के CIO ताहिर बादशाह। और ताहिर बादशाह वाकई में बादशाह हैं स्मॉल कैप स्टॉक्स चुनने के, तो उनसे बातचीत होगी कि इस समय मार्केट और ख़ास तौर से ब्रॉडर मार्केट पर उनके क्या व्यूज़ हैं और किस तरीके के स्टॉक्स और सेक्टर्स में अभी भी इन लेवल से पैसा बन सकता है। लेकिन एक बार जरा मार्केट का रुख करते हैं। निफ्टी डे हाई के काफ़ी करीब, सुबह 19,100 क्रॉस किया इसने। आज क्लियरली मार्केट को जो सबसे बड़ा सपोर्ट फैक्टर है वो है IT की तरफ से। इन्फोसिस सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर, आज करीब 2.5% ऊपर इन्फोसिस। टेक महिंद्रा, TCS, HCL टेक, इन सब में तेज़ी। ये बेसिकली कल जो US के इकोनॉमी के स्ट्रॉन्ग डेटा है उसके बाद एक रिसेशन के फियर्स थोड़े कम होते हुए इनफैक्ट US की इकोनॉमी काफ़ी स्ट्रॉन्ग ऐसा लग रहा है, इसकी वजह से यहाँ पर एक अच्छा मोमेंटम। उसके अलावा आप ऑटो स्टॉक्स में हीरो मोटोकॉर्प और मारुति दोनों में शानदार मूव, और दोनों बजाज ऑटो में भी। हीरो महिंद्रा एंड महिंद्रा ने तो खैर लाइफ टाइम हाई बनाया। HDFC ट्विंस में अच्छी बाइंग। लेकिन आज स्टॉक्स अगर नीचे हैं तो उनमें अदानी ग्रुप स्टॉक्स यहाँ पर थोड़ा सा एक मोमेंटम फिजल आउट हुआ, और HDFC लाइफ ये थोड़ा सा नीचे। और ब्रॉडर मार्केट में जो आज के दो बड़े स्टॉक्स रहे, MCX जो करीब 10% नीचे, और HDFC AMC जो अभी भी करीब 9 से 10% ऊपर। वीरू जैम HDFC AMC आपकी स्क्रीन पे 11% ऊपर फ्रीज खुला, और अब उसके बाद 11% ऊपर ट्रेड करता हुआ। अभी काम करते हैं, पैनल से बात करते हैं। पैनल आपकी पूरी स्क्रीन पे सुसज्जित पैनल, राजेश सतपुते, आशीष बहेती पिछले कार्यक्रम से इसमें भी आ रहे हैं, और पुणे का पैनल मौजूद है अभी भी। बाकी रुचित और नीलेश इस वक्त जुड़ चुके हैं। रुचित, गुड मॉर्निंग, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। रुचित, फ्रेश पर्सपेक्टिव इंडिसेस पे आपका क्या है? एट 19,085 बैंक निफ्टी का आज एक स्लाइटली एज है, बट कंप्लीटली ये मॉर्निंग बिलोंग करती है निफ्टी IT को। आपका टेक और आपके दो कन्विक्शन आइडियाज। जी वेरी गुड मॉर्निंग वीरेंद्र जी, वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आई थिंक मार्केट के ट्रेंड की तो यहाँ पे कोई डाउट नहीं है कि, या कोई दो राय नहीं है कि मार्केट का ट्रेंड पॉजिटिव ही है। अब आप रोलोवर्स के फिगर्स देखेंगे तो रोलोवर्स के फिगर्स अच्छे हुए, और FIs के स्पेशली इंडेक्स की फ्यूचर सेगमेंट के फिगर्स देखेंगे तो जहाँ पे पूरे जून सीरीज में FIs ने या क्लाइंट सेक्शन ने दोनों ही कोई एग्रेसिव लॉन्ग फॉर्मेशंस नहीं हुई थी। पूरे सीरीज में लगभग 50% के आसपास उनका लॉन्ग शॉट रेशियो रहा था। वो बढ़ के एक्सपायरी से जस्ट एक दिन पहले हमने फ्रेश लॉन्ग्स फॉर्मेशन देखी। वेडनेसडे को एक्सपायरी थी और ट्यूसडे को वहां पे फ्रेश लॉन्ग्स फॉर्म हुए। सो ऑफ कोर्स बिकॉज जस्ट एक्सपायरी के एक दिन पहले थे, और इवन एक्सपायरी के दिन हमने रोलोस अच्छे देखे, तो आई वुड एज्यूम कि वो सब जुलाई सीरीज में लॉन्ग फॉर्मेशन हुई है। तो और ये क्लियर इंडिकेशन दे रहा है कि जुलाई सीरीज के लिए भी ये जो तेजी है वो मोमेंटम आगे कंटिन्यू रहेगा। और पुट ऑप्शंस में अभी देखेंगे तो ओपन इंटरेस्ट बिल्टअप 19,000 और 18,900 के पुट ऑप्शन में हुआ है। सो पुट राइटर्स एक्टिव है कंपेयर टू कॉल राइटिंग। सो डेटा तो काफी अच्छा है, तो डेटा इंडिकेट कर रहे हैं कि तेजी कंटिन्यूड रहेगा। और 19,125 इनिशियल हर्डल है कि जनरली ऑल टाइम हाई जब आते हैं तो हम पिछले करेक्शंस के रिट्रेसमेंट्स लेते हैं और नेक्स्ट लेवल के प्रोजेक्शंस करने की कोशिश करते हैं। सो उसमें 19,125 इमीडिएट हर्डल आ रहा है, और 19,125 के ऊपर निकलता है तो फिर 19,200 220 के आसपास नेक्स्ट लेवल दिखेंगे। सो आई थिंक ये लेवल्स हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये नियर टर्म में अचीव हो सकते हैं। IT का सपोर्ट है इसके लिए आज के सेशन में, इसके लिए मेरी पहली पिक IT से ही रहेगी। वो है TCS में, जहां पे हमने ट्रायंगल पैटर्न के सपोर्ट के आसपास से पुल बैक मूव हम देख रहे हैं। सो यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो कॉन्ट्रा ट्रेड्स लेने के लिए काफी अच्छे है। अभी तो TCS 3214 आज के लो के नीचे स्टॉप लॉस रख के खरीदारी करे। 3340 के नीचे 3340 के टारगेट्स रहेंगे। और ग्रासिम मेरी दूसरी पिक है विद इन द लार्ज कैप स्पेस, जो 89 EMA के आसपास स्टॉक ने सपोर्ट लिया है रिसेंटली। करेक्टिव फेज ऑलरेडी हो चुका है ये स्टॉक में भी, तो डाउनसाइड लिमिटेड लग रहा है। यहाँ पे 1690 के स्टॉप लॉस से खरीदारी की सलाह रहेगी। 1800 के पहले टारगेट्स रहेंगे शॉर्ट टर्म में, और 1800 के ऊपर फिर 1840 के लेवल्स देख सकते हैं। ओके, चलिए ये रुचित की ट्रेड्स हो गई। नीलेश, गुड मॉर्निंग नीलेश जी, आपकी ट्रेड क्या होंगी इस समय की? वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। देखिए आज के सेशन में निफ्टी ऑटो इंडेक्स ऑल टाइम हाई लेवल्स पे ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। एक फ्रेश ब्रेकआउट हमें महिंद्रा एंड महिंद्रा में देखने को मिल रहा है। काफी अच्छे चार्ट पैटर्न है, लॉन्ग साइड में बिल्डअप भी होते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल फॉर्मेशन का ब्रेकआउट यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम पे हमें देखने को मिल रहा है। तो M&M को लॉन्ग करने की सलाह होगी। उसकी ऊपरी स्तर पर अगर हम टारगेट की बात करें तो 1428 के आसपास स्पॉट में ट्रेड हो रहा है। 1470 तक की अपसाइड हमें यहाँ पे देखने को मिल सकती है। 1405 का यहाँ पे स्टॉप लॉस रखना होगा। तो एक थोड़ा सा पोजीशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो महिंद्रा एंड महिंद्रा में काफी अच्छी अपसाइड में बनती हुई नजर आ सकती है। उसके अलावा
फार्मा स्पेस में से सन फार्मा ये एक पर्टिकुलर काउंटर है जहां पे पिछले 2 से 3 ट्रेडिंग सेशन में हमें लगातार तेजी देखने को मिल रही है। एक मेजर फॉलिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हमें यहाँ पे आता हुआ नजर आ रहा है। तो यहाँ पे सन फार्मा में लॉन्ग पोजीशन इनिशिएट करने की सलाह होगी 1050 1060 के टारगेट के लिए 1015 के आसपास का यहाँ पे स्टॉप लॉस रखना होगा। दो ट्रेड्स हो, मतलब आपके दो ट्रेड्स हो गए, यानी दो विशेषज्ञों के ट्रेड्स पूरे हो चुके हैं, रुचित के और विकास के। और अब चलते हैं राजेश सतपुते जी के पास। राजेश जी बताइए, आपके दो ट्रेड्स क्या होंगे? वीरेंद्र जी देखिए, नजर है एस्कॉर्ट्स कुबुटा पे 2227 के आसपास है फिलहाल फ्यूचर में ट्रेड हो रहा है। 2200 का स्टॉप लॉस होगा और सामने जो टारगेट सेट करना है वो रहेगा करीबन 2280 से लेके 2300। तो बड़ा मूव मुझे लगता है एस्कॉर्ट्स में मिलेगा। सेकंड जो है वो आईटी से नजर नहीं हट रही, लेकिन आईटी में क्या, तो देखिए यहाँ पे परसिस्टेंट का चार्ट देखें, बढ़िया ब्रेकआउट है। आप कह सकते हैं कि इट्स अ बेयर ट्रैप ऑन अ लोअर साइड। इसका जो टारगेट है मेरा वो रहेगा करीबन करीबन 5100 से लेके 5150। सो बाय करना है विद स्टॉप लॉस ऑफ 4950। तो इट्स अ बाय इन परसिस्टेंट एंड इट्स अ बाय इन एस्कॉर्ट्स कुबुटा। परसिस्टेंट और एस्कॉर्ट्स कुबुटा, एक फीलिंग आ रही है कि ये पूरा का पूरा दिन जो है बिलोंग करता है ऑटो को और आईटी को। आशीष जी, आपके दो ट्रेड्स क्या होंगे? वीरेंद्र जी, जो मेरा पहला ट्रेड रहेगा वो इंडिगो पे बाई की सलाह रहेगी। स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई के पास ट्रेड कर रहा है, बट इसमें अभी भी इतने अच्छे लॉन्ग बिल्डअप्स हो रहे हैं और वॉल्यूम काफी अच्छा पिकअप हो रहा है यहाँ पे भी, इन लेवल्स पे भी। तो खरीदारी की सलाह है इंडिगो में। स्पेसिफिकली एक ट्रेडिंग बेट ही है, क्योंकि अगर स्टॉप लॉस इसे स्ट्रिक्टली मेंटेन करें 2610 का एक स्टॉप लॉस लगाकर खरीदारी की सलाह है। मुझे लगता है इसमें 2720 तक के लेवल्स देखने मिल सकते हैं। दूसरा जो ट्रेड रहेगा वो इंडसइंड पे बाय रहेगा। पूरे बैंकिंग स्टॉक्स में इंडसइंड एक अलग तरीके से मूव कर रहा है और जिस हिसाब से बाइंग इंटरेस्ट इंडसइंड में बरकरार है काफी इंप्रेसिव है। इनफैक्ट ये हमारा लास्ट ट्रेडिंग सेशन में एक बाय कॉल भी था और जिस हिसाब से इंडसइंड में फॉलो थ्रू बाइंग कंटिन्यूअसली देखने मिल रही है काफी इंप्रेसिव है। तो 1390 के टारगेट के लिए इसमें पोजीशन बनाने की सलाह है। जो स्टॉप लॉस इसमें मेंटेन करना है वो 1330 का। अच्छा, एक बार जरा एक स्टॉक लेकर आइए अब इंट्राडे में, अशोक लेलैंड। और एक बार इंट्राडे देख लेते हैं स्टॉक को। और अब इसका जरा एक बार 52 वीक हाई और लो वाली प्लेट अगर डॉक्टर साहब एक बार फायर करें एक बार अशोक लेलैंड की। मेरे ख्याल से काफ़ी क्लोज हैं अब हम एक 52 वीक हाई के। और एक और चीज़ मैं देख रहा था, हाँ, ये 170.55 ये इसका है 52 वीक हाई, और जो इसने लगाया था 20 तारीख को। उसके बाद एक ठीक ठाक लंबा कंसोलिडेशन हुआ और अब ये सिर्फ 52 वीक हाई नहीं होगा, ये इसका लाइफ टाइम हाई भी होगा, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। और इनफैक्ट आशीष बहेती जी एक बार ज़रा इसका चार्ट व्यू दीजिए अशोक लेलैंड का, क्या तैयार है अब ये और ऊपर लेवल दिखाने के लिए प्रीवियस हाइस को क्रॉस करके? जी अनुज जी, जिस हिसाब का चार्ट स्ट्रक्चर बना हुआ, इनफैक्ट ये जो पिछले 7-8 दिनों का भी चार्ट स्ट्रक्चर बना है, एक राउंडिंग बॉटम बना और टेंड वहां पे सपोर्ट लेके स्टॉक ने वापस बाउंस बैक दिया जो कि काफी इंप्रेसिव है। हमें लगता है कि यहाँ से भी एक अच्छा बड़ा मूव देखने मिल सकता है। तो 175 के फर्स्ट टारगेट के लिए इसमें खरीदारी की सलाह रहेगी। जो इसमें स्टॉप लॉस मेंटेन करना है वो 166 का एसएल मेंटेन करे। ओके अशोक लेलैंड। चलिए, आईटी की बात हो रही थी तो एक बार जरा एलटीआईएम वापस रिविजिट करते हैं। एलटीआई माइंडट्री, ये स्टॉक अब इस समय डे हाई पर। राजेश जी, एलटीआईएम चार्टिकली। अनुज जी, बेहतरीन चार्ट है, यहाँ पे जबरदस्त स्ट्रेंथ है। और अगर आप यहाँ पे चार्टिकली देखें तो आज का इसका टारगेट होना चाहिए कम से कम 5200 से लेके 5220। परसों के दिन यानी वेडनेसडे के दिन एक पॉज था चार्ट पे, तो मेरे हिसाब से यहाँ पे स्टॉप लॉस भी आपका छोटा ही होगा। स्टॉप लॉस होगा करीबन 5130 का। हाँ, या 5130 का स्टॉप लॉस विल बी मोर देन इनफ। जैसे मैंने कहा, टारगेट सेट करें 5220 प्लस। ओके, कॉल्स पूरी हुई और ये कुछ स्टॉक्स का एनालिसिस था आपकी स्क्रीन पे। एस्कॉर्ट्स ने अच्छा कर मूव दिया है। लुक एट टीसीएस नाउ। टीसीएस को लेके आते हैं क्योंकि पहले दिन जो ओआई एडिशंस शुरुआती 1 घंटे में हो रहे हैं वो शीट में विद इन आईटी टीसीएस काफ़ी अच्छा करता हुआ। इट्स नाउ 3273 लेवल क्या कहता है ये? दरअसल मैंने मार्क करके रखा हुआ था। इसका जो 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है वो प्लेस्ड है करीब 3280 पे और 3273 पे आ चुका है। डॉक्टर साहब एक काम करेंगे, कैंडल स्टिक पे 200 डे ड्रॉ कर दीजिएगा। आपकी राय क्या कहती है इस स्टॉक पे? रुचित, कैसे अप्रोच करेंगे आप इस स्टॉक को? और 3272 क्लोज टू इट्स 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज।
पहली पिक ही टीसीएस पे बाय रिकमेंडेशन ही थी। तो प्राइमरली एक अच्छा कंसोलिडेशन हमने ज्यादातर आईटी स्पेस में देखा है। और अब आप देखेंगे तो आईटी एक ऐसा सेक्टर रहा है, स्पेशली लार्ज कैप आईटी एक ऐसा सेक्टर रहा है जिनमें मार्केट्स 19,000 के लेवल क्रॉस होने के बावजूद ये स्टॉक्स में पार्टिसिपेशन नहीं रहा है पिछले क्वार्टर के रिजल्ट्स के बाद में। सो आई थिंक काफी सारी जो नेगेटिविटी है, मुझे लग रहा है कि करंट मार्केट प्राइस में ये लार्ज कैप आईटी स्पेस में ऑलरेडी फैक्टर्ड इन हो गई है। तो अनलेस के हम ज्यादा नेगेटिव सरप्राइजेस आने वाले क्वार्टरली रिजल्ट्स में देखें, सो आई थिंक प्राइस वाइज करेक्टिव फेज अब ये स्टॉक्स के लिए पूरे हो चुके हैं। सो यहाँ पे काफी स्कोप बचता है कि इनकेस कुछ पॉजिटिविटी आती है तो काफी स्कोप रहता है आईटी के हैवीवेट्स में प्राइस अपमूव्स के लिए। तो आई थिंक यही एक मेन रीजन है हमको अभी आईटी हैवीवेट्स में बाइंग इंटरेस्ट देखा जा रहा है, क्योंकि मार्केट्स इतने 19,000 क्रॉस होने के बावजूद आईटी एक ऐसा स्कोर है जहां पे अच्छा स्कोप है और जो स्टॉक्स चले नहीं है। तो टीसीएस इनमें से हैवीवेट्स में 3340 के आसपास के टारगेट्स हमें लग रहा है कि नो ये सीरीज के शुरुआत में ही नेक्स्ट कुछ दिनों में आ जाएंगे। तो 3340 के आसपास के टारगेट्स नेक्स्ट 2-3 ट्रेडिंग सेशंस में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, अब एक बार परसिस्टेंट और कोफोर्ज ये दोनों स्टॉक्स और लेकर आते हैं। ध्यान रखिएगा मिड कैप आईटी में ये दो स्टॉक्स सबसे स्ट्रांग रहे हैं और लगातार 52 वीक हाइज इन स्टॉक्स में एटलीस्ट परसिस्टेंट बनाए हैं। कोफोर्ज में भी थोड़ा सा एक ब्लॉक डील का फैक्टर आ गया था इसकी वजह से, लेकिन ये दोनों स्टॉक्स में एक अच्छा मोमेंटम इस समय। नीलेश जी एक बार जरा इन दोनों का चार्ट देखिए, कोई व्यू आपका परसिस्टेंट और कोफोर्ज? बिल्कुल अनुज जी, देखिए दोनों ही काउंटर्स काफी पॉजिटिव नजर आ रहे हैं चार्ट पे। परसिस्टेंट में अगर हम टारगेट की बात करें तो 5100 से लेके 5150 तक का मूव हमें यहाँ पे इमीडिएट बेसिस पे देखने को मिल सकता है। जो सपोर्ट है वो अब शिफ्ट हो चुका है 4890 लगभग 4900 के आसपास। तो यहाँ पे भी फ्रेश लॉन्ग इनिशिएट कर सकते हैं। इनफैक्ट कोफोर्ज में भी एक फ्रेश ब्रेकआउट आज के सेशन में देखने को मिल रहा है। यहाँ पे ऊपरी स्तर पर 4900 तक की अपसर हमें देखने को मिल सकती है एंड 4680 के आसपास का सपोर्ट है। साथ ही साथ एक और स्टॉक जो लगातार है वो है बिरला सॉफ्ट। लगातार यहाँ पे एक हाई टॉप एंड हाई बॉटम फॉर्मेशन बन रहा है। एक मल्टी मंथ मेजर हॉरिजॉन्टल जो ट्रेंड लाइन है, जो रेजिस्टेंस लाइन है, उसका ब्रेकआउट यहाँ पे आता हुआ नजर आ रहा है। लगभग एक साल के कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट है, तो इस पे भी नजर रखनी चाहिए। 370 380 तक की अपसाइड यहाँ पे भी देखने को मिल सकती है। ओके चलिए, तो ये बहुत ज़्यादा डिस्कशन जो था वो निफ्टी आईटी पर ऑटो पे अब तक केंद्रित था। थोड़ा सा इस बास्केट से बाहर निकलते हैं। एक बार आप आशीष बहती जी को स्क्रीन पे ले आइए। आशीष जी प्लीज़ जरा एक बार LIC हाउसिंग फाइनेंस का चार्ट देखिए। मतलब इसने अप्रैल से लेके अब तक एक बहुत अच्छा मूव दिया, मेरे ख्याल से करीब करीब 250 रुपये का मूव। बट अभी एक सीरियस ब्रेकआउट का एक अच्छा स्ट्रक्चर बन रहा है, मतलब एक फ्रेश ब्रेकआउट का। जुलाई 2021 से लेके अब तक की जो स्लोपिंग डाउनवर्ड चैनल है वो एग्जैक्टली 405-410 पे बाइसेक्ट होगी। कुछ प्रीएम्प्ट करेंगे आप इस स्टॉक पे? एनी ऑप्शन ट्रेड फॉर जुलाई या फिर फ्यूचर्स पे आपका टेक? आशीष बहती जी। जी वीरेंद्र जी, जिस हिसाब का मूव पूरे हाउसिंग फाइनेंस और NBFCs में आया है, उस हिसाब का मूव LIC हाउसिंग फाइनेंस में नहीं देखने मिला है। मैं कंपेयर कर रहा हूँ L&T फाइनेंस और महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस से, तो इस हिसाब से ये काफी रिस्क रिवॉर्ड वाइज काफी फेवरेबल बन जा रहा है अब यहाँ पर लॉन्ग जाने के लिए। और जो स्ट्रक्चर बना हुआ है LIC हाउसिंग फाइनेंस का 400 का लेवल अगर ये ब्रीच करता है और वहां उसके ऊपर सस्टेन करता है, तो मुझे लगता है इसमें 420 तक के भी लेवल्स देखने मिल सकते हैं। तो खरीदारी की सलाह रहेगी। जो इसमें स्टॉप लॉस मेंटेन करना है वो 392 का एक एसएल मेंटेन करे। अगर किसी को ऑप्शन के थ्रू ट्रेड करना है तो इसमें 410 की जो एक थोड़ी सी आउट ऑफ द मनी कॉल है, क्योंकि पूरा मंथ है, उसमें खरीदारी की सलाह है। 11 रुपए के करीब चल रही है। इसमें जो स्टॉप लॉस मेंटेन करना 7 रुपए का, मुझे लगता है कि ये जो मूव आता है अगर 420 तक जाता है तो इसमें करीब करीब 20 से 22 रुपए तक के टारगेट्स देखने मिल सकते हैं। वैसे आप यकीन मानिए ये दिन हम जाना जाएगा जब आप हिस्टोरिकली इस दिन को देखेंगे ना चार्ट्स पे। निफ्टी के ऑल टाइम हाई, निफ्टी सेंसेक्स ने अपना ऑल टाइम हाई क्रिएट किया, निफ्टी आईटी ने। लेकिन टेक्निकली स्क्रीन पे जो तेजी आई है वह निफ्टी आईटी है। क्या मूव दिया है इसने, ऑन स्क्रीन दिया जनाब। करीब करीब 29,010 पे ओपनिंग हुई थी अनुज, ऑन स्क्रीन 29,010 स्ट्राइक किया 200 डेमा को, और अब 200 डेमा से भी लगभग 325 रुपए का डिफरेंशियल क्रिएट कर चुका है। गजब रहा आईटी के लिए दिन अनुज। और जैसा आपने कहा मार्केट को ये चीज़ समझ में आ गई वो यूएस का डेटा देखकर। अच्छा एक और चीज़ वीरू, वो कल डॉलर इंडेक्स में भले ही स्ट्रेंथ रही हो लेकिन हमारी जो करेंसी वो हल्की से भी वीकन नहीं हुई। ये भी एक इंडिकेशन था कि मार्केट में एफआई बाइंग काफ़ी इंटैक्ट है और काफ़ी पैसा चेज कर रहा है। और अब देखिए वो पैसा कहाँ आएगा, मतलब अब ऑब्वियसली बैंक को तो चेज कर ही रहे हैं सब, ऑटोज को चेज कर रहे हैं। अब स्पेस कहाँ पर है जहाँ पर आपको वैल्यूएशन कंफर्ट है? लार्ज स्टॉक्स में एक ही स्पेस है जहाँ पर अब आपको वैल्यूएशन कंफर्ट है और वो है आईटी।
ठीक है ना, क्योंकि IT इन्फोसिस जो 28-30 के पीई पर पहुंच गया था, 17-18 टाइम पर आ गया, मेरे ख्याल से वापस 19 टाइम पर पहुंच गया होगा। HCL टेक और विप्रो बेचारे, टेक महिंद्रा, ये तो अभी मेरे ख्याल से 15-16 के पीई पर ट्रेड कर रहे हैं। ऑब्वियसली पीई आपका कम होता है जब आपको एक विजिबिलिटी कम होती है, ठीक है, तो विजिबिलिटी कम थी, इसकी वजह से ये मूव्स आए। लेकिन मुझे लग रहा है कि कल की वो इतने स्ट्रॉन्ग डेटा के बाद ये सेक्टर अब यहाँ से, और अब ये 200 डे मूविंग एवरेज पर ये 4-5 बार रुका, मैं सिंपल फॉलो करता हूँ, 4-5 बार रुका वहाँ पर, लेकिन पिछले 3-4 दिन से इसने अब थोड़ा सा इसमें एक कुशन बना लिया इसके ऊपर। और अब मुझे लग रहा है कि बस एक ही चीज़ है कि इस अर्निंग सीजन में हो सकता है कि अभी भी कंपनी आके कह दें कि हमको उतनी क्लैरिटी नहीं है, ये हो सकता है, ये पॉसिबल है, अभी भी कंपनी आके कह दें, लेकिन फिर भी यहाँ पर बॉटम बन चुका है, ये बात बहुत क्लियर है निफ्टी आईटी में। एग्जैक्ट बॉटम तो खैर आप कभी नहीं पकड़ पाएंगे, लेकिन एक लग रहा है कि एक बना चुका है एक तरीके का बॉटम, और रेडी है मूव ऑन करने के लिए अब यहाँ से। जी हाँ, निफ्टी आईटी इंडेक्स ऑफ द डे 29,440। अच्छा, मैं कुछ वाकई सीरियस जो बॉटम से स्टॉक बाहर निकल रहे हैं, मैं उनको लोकेट करने की कोशिश कर रहा था। LIC हाउसिंग फाइनेंस, फिर आप देखिए कि एक्साइड और ऑटो ने जो किया उसका एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट, और वो जो डिफरेंशियल है, बाजार थोड़ा सा उस वैक्यूम को भरने की कोशिश करता हुआ। लुक एट अमराजा बैटरीज, आपकी राय इस पर क्या होगी, कैसे इस ट्रेड को आप रीड करते हैं? क्योंकि अच्छा मूव देता हुआ रुचित ये डे हाई की ट्रेजेक्ट्री में है, और मैं ये कहूँगा कि जो इसका एक मल्टी ईयर बेस है 680 से लेकर करीब करीब 590 के बीच में, उसको बाइसेक्ट करता हुआ, आपका व्यू इस पर? इनफैक्ट विनर, मैं जस्ट एक डिस्क्लेमर दे दूं कि ये स्टॉक हमने हमारे क्लाइंट्स को ऑलरेडी रेकमेंड किया है बाय करने को, और आज की सेशन में देखेंगे तो ये 668 का मेजर हर्डल था जो दिसंबर 2022 का हाई बना था। 668 से दिसंबर में ये स्टॉक करेक्ट होके लगभग 550 के लेवल्स उसने दिखाया था, और वो रेजिस्टेंस आज क्रॉस किया है। और सिर्फ यही नहीं, अगर आप देखेंगे तो विद इन द सेम सेक्टर एक्साइड में भी ऐसी हमने तेजी पिछले कुछ दिनों में देखी है। सो आई थिंक काफी अच्छा ब्रेकआउट ये स्टॉक में आज है। वॉल्यूम्स भी लास्ट 2 ट्रेडिंग सेशन से ब्रेकआउट के पहले ही अच्छे हो रहे, तो ये क्लियर एक अच्छे इंडिकेशंस है। 700 तक के आई थिंक इमीडिएट शॉर्ट टर्म लेवल्स एक्सपेक्ट करें, बट अगर मैं थोड़ा वीकली मंथली चार्ट्स पे जाऊं, सो आई वोंट बी सरप्राइज अगर ये 740 745 के लेवल्स आने वाले कुछ हफ्तों में दिखा देगा। ओके, चलिए अब एक काम करते हैं, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं 30 सेकंड का, और ब्रेक के बाद वापस लौटेंगे और कुछ और स्टॉक्स की बात करेंगे। Co-powered by Century Ply Club Prime. Raho Befikar. ओके, निफ्टी स्टिल डे हाई की ट्रेजेक्ट्री में आके ट्रेड करता हुआ, और अभी थोड़ा सा हम अपना जो ध्यान है वो आईटी से हटाकर और थोड़ा सा ऑटो से हटाकर दूसरे स्टॉक्स को लोकेट करने में ले जा रहे हैं। और अभी जो कुछ देर पहले मैंने एक जिक्र किया था हमारा जब बैटरीज को, जरा आप इसको देखिए, और सिर्फ इस डिस्कशन के दौरान हमने कब किया था, 10-13 पे डिस्कशन किया था एट 662, अब 681, यानी 20 रुपए का मूव ऑन स्क्रीन आया है। गजब मूव देता हो यहाँ पर। अच्छा, सुबह आज एक मारुति की कॉल भी थी, ये डायरेक्टर साहब मेरे को सूचित कीजिएगा मारुति की कॉल किसने दी थी। मारुति की कॉल मेरे ख्याल से प्रशांत ने दी थी, वो अब डे हाई पर आके ट्रेड करती हुई पूरा का पूरा ऑटो अच्छा करता हुआ। BHL अपने आज इस जोन से बाहर निकल के आता हुआ, दरअसल इसमें एक्सपायरी के नज़दीक थोड़ी सी अनवाइंडिंग थी, लेकिन आज फाइनली शूटअप होता हुआ अच्छा मूव दे रहा है स्टॉक, डे हाई की ट्रेजेक्टरी में आके ट्रेड करता हुआ। नीलेश, BHL को कैसे अप्रोच करेंगे आप? और BHL समहाउ ये जो 86, 87, 85 की ट्रेजेक्टरी है, ये एक बहुत बड़ी सप्लाई ट्रेजेक्टरी है, ये दिसंबर 2022 की भी एक सप्लाई ट्रेजेक्टरी है। आपका व्यू BHL पे इस वक्त? बिल्कुल, देखिए स्ट्रक्चर नो डाउट पॉजिटिव है, निचले स्तरों से अच्छी रिकवरी भी देखी है। अगर हम मेजर स्ट्रक्चर देखें तो निचले स्तरों से एक हाई टॉप एंड हाई बॉटम फॉर्मेशन की सीरीज यहाँ पे देखने को मिल रही है। तो यहाँ पे ऊपरी स्तरों पर जो रेजिस्टेंस है वो 90 के आसपास है, तो करंट लेवल से एटलीस्ट 90 रुपीज तक का टारगेट को ध्यान में रख के यहाँ
हैं 85.55 के आसपास का स्टॉप लॉस बना होगा और 90 रुपीज का लेवल अगर पार करता है तो वो एक मेजर ब्रेकआउट होगा। उसके बाद एक बड़ी अपसाइड हमें देखने को मिलेगी, 95 से 98 तक के टारगेट निकल के आएंगे, बट उसका इंतजार करना होगा। फिलहाल 90 रुपीज के टारगेट तक को ध्यान में रख के यहाँ पे खरीदारी करके चल सकते हैं। अच्छा, एक बार जरा परसिस्टेंट रिविजिट करते हैं वापस। 3% का मूव यहाँ पर इस समय परसिस्टेंट में इस समय आपको विजिबल है और ये एक अच्छा मूव इस समय। चलिए अब एक काम करते हैं, बिग मार्केट वॉइसेस में आज हमारे साथ इन्वेस्को म्यूचुअल फंड के CIO ताहिर बादशाह जुड़ गए हैं। ताहिर जी गुड मॉर्निंग। नमस्कार। सबसे पहले नमस्कार तो मनोज जी। हाँ, सबसे पहले तो हमारी तरफ से आपको और आपकी पूरी फैमिली को ईद की मुबारकबाद। ईद मुबारक अल्हम्दुलिल्लाह, आपको भी, सबको, CNBC आवाज के सभी दर्शकों को भी ईद मुबारक। थैंक यू सो मच। बताइए अब इस समय मार्केट को लेकर हम ऑल टाइम हाई पर और एक के बाद एक रिकॉर्ड जड़ रहे हैं हम। इन लेवल्स पर रिटेल का एक नॉर्मल सवाल होता है कि क्या मैं अभी भी पैसा डालूं फ्रेश मार्केट में, आपका क्या व्यू होगा? आई थिंक जो इंडियन मार्केट्स को मतलब थोड़ी जो दिक्कत आ रही थी यदि बिगिनिंग ऑफ द ईयर, आई थिंक बहुत हद तक मतलब वो प्रॉब्लम हमारे से मतलब सुलझ गई है। आई वुड थिंक हमें दो कंसर्न नजर आ रही थी एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। एक तो थी कि वैल्यूएशन की कंसर्न थी, स्पेशली ऑन अ रिलेटिव स्केल वर्सेस द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, और दूसरी ये थी कि हमें ग्रोथ में थोड़ी बहुत कटौती दिख रही थी। हालांकि मैं कहूंगा कि ऑन अ रिलेटिव बेसिस अभी वैल्यूएशन काफी हद तक इंडियन मार्केट्स के अट्रैक्टिव हो गए हैं, बिकॉज हमने 6-8 महीने लगभग यही लेवल पे गुजारे हैं। तो एक अच्छे खासे कंसोलिडेशन हुआ है मार्केट का, एंड वैल्यूएशन उस दौरान ऑन अ रिलेटिव स्केल हैव कम डाउन, क्योंकि बहुत सारे ग्लोबल मार्केट्स एक्चुअली ड्यूरिंग दैट सेम पीरियड थोड़े ऊपर की तरफ गए हैं। और दूसरी बात ये हुई है कि जो ग्रोथ की कंसर्न थी वो इतनी ज्यादा वरीसम नहीं नजर आ रही है जितनी हमें लग रहा था एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। और क्या हो रहा है कि जो इन्वेस्टमेंट साइकिल है वो वैसे भी स्ट्रांग था। हमने शायद मैंने इस बारे में पहले भी बात की होगी कि कंजम्पशन साइकिल में हालांकि थोड़ी बहुत वीकनेस जरूर दिखाई दे रही थी, लेकिन जो कंजम्पशन साइकिल इन्वेस्टमेंट साइकिल है इंडिया का, विच इज बेसिकली अबाउट इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडस्ट्रियलाइजेशन, मैन्युफैक्चरिंग, वो एक बड़ा सपोर्ट फैक्टर बनते जा रहा था। तो उससे जो अर्निंग्स की सपोर्ट आ रही है और उससे जो इंडस्ट्रियल एक्टिविटी को बढ़ोतरी मिल रही है, आई थिंक दैट इज ऑफसेटिंग सम ऑफ द वीकनेस इन कंजम्पशन। और हम इस स्टेज पे है अभी जहाँ पे वी कैन लुक फॉरवर्ड टू अ समवॉट बेटर आउटकम इवन इन कंजम्पशन, क्योंकि मॉनसून की जो प्रक्रिया है वो शायद अगर थोड़ी इम्प्रूव हो जाती है तो वैसे भी मार्केट को बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं थी। तो अगर उम्मीद से थोड़ा बेहतर आता है तो आई थिंक वहां पे भी एक प्रकार की एंथुजियाज्म बन सकती है। तो मुझे लगता है कि आने वाले 3-4 साल के पर्सपेक्टिव से तो क्लियरली देखे तो रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए एक India itself should be in a good spot, in a good investment cycle, good overall economic cycle. So I think from a 3-year perspective, so definitely Anuj ji, retail investors have nothing to be worried about. ओके, तो अच्छा ताहिर जी, एक क्लियरली डोमेस्टिक इकोनॉमी का तड़का रहा है मार्केट में, लेकिन एक सेक्टर जिसने बहुत ज़्यादा गेन किया पिछले 3 महीने में वो है NBFCs। वो RBI के एक पॉज के बाद एक हमने वन वे रैली देखी है NBFCs में, और ख़ास तौर से जहाँ वैल्यूएशन कंफर्ट था, जैसे जो थोड़ी सी ऑटो NBFCs वगैरह थी, वहाँ तो बहुत बड़ी तेज़ी आई। यहाँ पर क्या अब थोड़ा सा मामला डेंजरस लग रहा है या फिर अभी भी ये स्टॉक आउट परफॉर्म करेंगे आपके हिसाब से? देखिए सोनू जी, आपको पता है कि RBI के पॉज करने के बाद सेकेंड पॉज में मतलब थोड़ी बहुत RBI ने ये मैसेज देने की कोशिश की है कि शायद रेट कट बहुत जल्दी उम्मीद नहीं करनी चाहिए, एंड ग्लोबल US फेड ने भी लगभग वही इशारा किया हुआ है। लेकिन जहां तक मेरी समझ है, मुझे लगता है कि RBI इज इन अ वेट मोड। उन्हें अभी भी मतलब थोड़ा कंसर्न मॉनसून को लेके जरूर है, और फूड इन्फ्लेशन को लेके शायद वो थोड़ा कंजर्वेटिव चलने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आप अगर रियल इंटरेस्ट रेट्स देखें तो रियल इंटरेस्ट रेट्स आर नाउ रीजनेबली पॉजिटिव। मतलब इन्फ्लेशन नीचे आ गया है और इंटरेस्ट रेट्स उसी दौरान काफी बढ़ा दिए गए हैं। तो आई थिंक अब रियल इंटरेस्ट रेट्स ऐसा इंडिकेट नहीं कर रहे कि यहाँ से बहुत ज्यादा इंटरेस्ट रेट्स को ऊपर जाने की जरूरत है। एंड इन्फ्लेशन अगर धीरे धीरे नीचे आते गया और तो मुझे लगता है कि शायद RBI का स्टांस इंटरेस्ट रेट की तरफ भी थोड़ा चेंज हो सकता है, सॉफन हो सकता है। तो NBFCs का जो
रैली आई विच वाज प्रेडिकेटेड ऑन द फैक्ट कि इंटरेस्ट रेट्स शायद अगर 23 में नहीं तो 24 में तो जरूर नीचे आ जाएंगे। मेरे हिसाब से दैट सिचुएशन इज स्टिल अलाइव एंड टू दैट एक्सटेंट इंटरेस्ट एनबीएफसीज जो है वो अब बेनिफिशियरी रह सकते हैं, स्पेशली इन अ सिनेरियो वे इंटरेस्ट रेट्स आर नॉट वेरी हाई। तो प्राइवेट बैंक्स और एनबीएफसीज दोनों को शायद इस बात का फायदा हो सकता है। ओके ताहिर, गुड मॉर्निंग। मतलब आपके इस मंच को ज्वाइन करने से पहले अनुज और मैं यही डिस्कशन कर रहे थे कि आज आईटी बहुत चल रहा है और यकीन मानिए रेस्ट ऑफ द मार्केट के कंपैरिजन में, इधर वेदर इज एनबीएफसीज, बैंक्स, ऑटो, आईटी लुक्स वेरी, आई मीन टेक्निकली बहुत, अगर आप देखें, अच्छी पोजीशन में है इस वक्त। बट क्या फंडामेंटली भी आपका व्यू यही है, क्या इस डिफरेंशियल को प्ले करना चाहिए, ये जो एक डिफरेंशियल क्रिएट हो गया बिटवीन रेस्ट ऑफ द मार्केट एंड आईटी, स्पेशली अर्निंग सीजन के पहले? देखिए, आईटी के बारे में मुझे लगता है कि हमने अभी तक जो अप्रोच बनाया है पिछले 6 महीने से, जब से वैल्यूएशन थोड़े बहुत कंपेयर टू देयर पीक्स इन 2022 जो हमने नरमी देखी है, तो एक तरीके से एक वैल्यू अपॉर्चुनिटी क्रिएट होती जा रही थी इन अ सेक्टर जहाँ पे मतलब वैसे फंडामेंटली थिंग्स आर रीजनेबली ओके। आपको पता है बैलेंस शीट आर ओके, बिजनेसेस आर वेरी प्रॉफिटेबल, आरओई सब अच्छे होते हैं वगैरह वगैरह। तो एक फंडामेंटल प्रेमाइस उस तरीके से बनते जा रहा था कि वो वैल्यू जोन में करीब करीब आते जा रहे थे, स्पेशली कंपेयर टू द लास्ट 2 years। अब धीरे धीरे ये भी एक एविडेंस आ रहा है कि जैसे जैसे वहाँ पे इन द यूएस या इन द डेवलप मार्केट्स थोड़ी ग्रोथ की अगर कंसर्न बढ़ती जाएगी या इन्फ्लेशन की कंसर्न रहेगी फॉर सम टाइम, तो कॉस्ट डिफ्लेशन वाले जो प्रोजेक्ट्स है या कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन वाले जो डील्स है वो आईटी कंपनीज को, इंडियन आईटी सर्विसेज कंपनीज को मिलते जाएंगे या फायदा करते जाएंगे। और उसी का कुछ एविडेंस दिखने लगा है पिछले कुछ हफ्तों में या दिनों में, जहाँ पे लार्ज आईटी कंपनीज हैव बीन एबल टू सिक्योर सम ऑफ दोज वेरी lucrative और वेरी एक्साइटिंग लॉन्ग टर्म कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन डील्स। तो आई थिंक उससे मार्केट कंफर्ट लेने की कोशिश में है, ऐसा मेरा अनुमान है यहाँ पे, कि अगर ये होता है तो आईटी सर्विसेज कंपनीज में शायद इतनी ज्यादा ग्रोथ की प्रॉब्लम ना हो जितनी मार्केट ने पहले उम्मीद की थी। एंड वैसे भी मार्केट में थोड़ा बहुत एक्सपेक्टेशन जरूर है कि ये जो प्रॉब्लम है ऑफ डिमांड माइट प्रॉब्ली लास्ट फॉर 2 quarters एंड सेकेंड हाफ से आईटी कंपनीज के लिए द ओवरऑल एनवायरनमेंट में इम्प्रूव। तो आई थिंक दिस इज वेयर द कॉन्फिडेंस सीम्स टू बी कमिंग फ्रॉम। ओके ताहिर, पॉसिबली आपसे आखिरी प्रश्न, जैसे कि मैं आईटी पूछ रहा था, बट सडनली अगर आप निफ्टी फार्मा को देखें या फिर फार्मा स्टॉक्स को देखें, वेदर इट्स सिप्ला, सन फार्मा, डॉक्टर रेड्डीज, दिवीज, along with them in hospital stocks, सभी को देखिए आप at अब क्लोजर टू इट्स ऑल टाइम हाई सडनली। आई मीन 3 महीने में क्या डिफरेंशियल आ गया, 11,500 का वो इंडेक्स आज करीब करीब 14,000 के जोन में है। फार्मा पे आप लोगों का व्यू इस वक्त क्या है? तो वीरेंद्र जी, आई थिंक हालांकि मैं मानता हूँ कि दोनों सेक्टर्स, ऐसे कुछ सेक्टर्स है जो कोइंसाइड हो रहे हैं, ग्लोबल सेक्टर्स है, बट मुझे लगता है फिर भी रीजंस अलग अलग हैं। तो आई थिंक फार्मा के रीजंस ये है कि जो हमने जेनेरिक प्राइसिंग में जो इरोजन का फेज देखा है पिछले 4-5 साल में, अब वो शायद एक लेवल पे खत्म तो नहीं, लेकिन बॉटमिंग आउट जैसा हम कहते हैं वैसे वाले स्टेज में चला गया है। अब यहाँ से इंक्रीमेंटल डिटेरियोरेशन शायद आने की संभावना कम है, और कुछ ऐसे सिग्नल्स है कंसोलिडेशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूटर्स वगैरह इन द डेवलप मार्केट्स जो उसकी पुष्टि करते हैं। एंड आई थिंक दैट इज द स्ट्रेंथ। दूसरी बात, फ्रॉम अ हेल्थ केयर पर्सपेक्टिव, वैसे भी देखिए देयर आर फंडामेंटल रीजंस व्हिच हैव बीन देयर कि इंश्योरेंस का कवरेज बढ़ते जा रहा है, इज बिकम हॉस्पिटल सेक्टर में कंसोलिडेशन भी धीरे धीरे चलते जा रहा है, और जो इम्पोर्टेंट चेन्स है 5-6 जो इंडिया की जो लीडिंग चेन्स है वो बढ़ती जा रही है, एंड दे आर बिकमिंग लार्जर as time is passing। तो आई थिंक वो फंडामेंटल फैक्टर जरूर थे, और अब पिछले कुछ महीनों में मुझे लगता है कि जो हेल्थ केयर ट्रैवल है, इंटरनेशनल जो डिमांड है, जो काफी 1-2 साल से रुक गया था बिकॉज ऑफ कोविड, आई थिंक दैट इज स्टार्टिंग टू कम बैक, एंड वो जनरली हॉस्पिटल सेक्टर के लिए तो डेफिनेटली लुक्रेटिव रहता है।
So I think these are some of the fundamental reasons जिसके कारण हमारी भी एक्साइटमेंट है इन द फार्मा सेक्टर एज वेल एज द हेल्थ केयर सेक्टर. हॉस्पिटल हमारे लिए एक अच्छा प्ले रहा है एंड कुछ बॉटम अप फार्मा स्टॉक्स भी हमें पसंद है. So I think this is the combination which is working. Most of the funds in our case would be overweight pharma, लेकिन हमने सेक्टर कॉल वहां पे इतना ज्यादा नहीं लिया है जितना बॉटम अप स्टॉक सिलेक्शन वाला कॉल लिया. बिल्कुल. बहुत बहुत शुक्रिया ताहिर जी जुड़ने के लिए हमारे साथ और अपनी बात रखने के लिए. शुक्रिया.